हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रिपल एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक और मॉडल पेपर करने वाले हैं अकाउंटेंसी 12th सीबीएसई गाइडलाइंस पे टर्म 1 के लिए। ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर रहेगा और अगर आप सीबीएसई के इशूड सैम्पल पेपर के वीडियो को काउंट करो तो चौथा वीडियो हो जाएगा जहां पर हम पूरा कंप्लीट एक प्रैक्टिस के लिए पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये मॉडल पेपर भी पूरा करने वाले हैं, स्ट्रिक्टली सीबीएसई गाइडलाइंस पे बना हुआ ये मॉडल पेपर है और बेसिक इंस्ट्रक्शंस, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने अनअटेम्प्टेड रखने हैं, किस तरीके से ओएमआर फिल करनी है, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में है। तो अगर उनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो वो वीडियोज़ जाकर देख लो। राइट, चलिए तो फटाफट से हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। आई एम प्रीटी पॉजिटिव कि आपको इन सैम्पल पेपर वीडियो से डेफिनेटली वैल्यू मिल रही होगी। वैल्यू मिल रही है तो थम्स अप दबा दो, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे जब भी आगे वीडियो अपलोड हो। कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का डाउट है, क्वेरी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मिलेंगे जहां से आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके इंस्टा पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कोशिश करिएगा किसी भी तरह का सपोर्ट करने की। चलिए दोस्तों, तो पेपर को अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड व्हेन द फर्म नीड्स एडिशनल कैपिटल, मैनेजरियल हेल्प, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो नए पार्टनर को एज सच पूछा जाए तो कभी भी एडमिट कर सकते हैं, है ना। जब इच्छा हो तब एडमिट करो। नया पार्टनर है, आपका बिजनेस है, आपकी मर्जी हो जब एडमिट करो, ठीक है ना। पर एडिशनल कैपिटल चाहिए तो भी कर लो, मैनेजरियल हेल्प चाहिए तो भी कर लो। तो बोथ ए एंड बी वुड बी दी करेक्ट चॉइस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभिजीत लिमिटेड फोरफिटेड 200 shares of 10 each for non-payment of final call of 4 per share. All the forfeited shares were reissued at 8 per share. What amount will be transferred to capital reserve account? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व मांगा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो अप्रोच क्या रहेगी। जो भी शेयर्स हमने फोरफिट किए उस पर जितना भी सम पेड है वो सम फोरफिटेड होता है। जितने भी शेयर रीइशूड हुए उन पे जो सम पेड है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए अवेलेबल होता है और उसमें से डिस्काउंट ऑन री इशू माइनस कर दो तो एक्चुअली कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर हुआ वो पता चल जाएगा। ठीक है, 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए का नॉन पेमेंट हुआ है, मतलब 6 रुपए पर शेयर पेड होंगे, 6 रुपीज पर शेयर पेड होंगे। कितने शेयर पर? 200 शेयर पर। और सारे फोरफिटेड शेयर रीइशू कर दिए, मतलब सारे शेयर पर पेड पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए अवेलेबल है। यानी मेरे 200 शेयर पर 6 रुपए जो हैं वो अवेलेबल हैं टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज 1200 रुपीज। ठीक है, अब ये सारे शेयर्स रीइशू कर दिए हमने एट 8 पर शेयर, यानी 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो 200 शेयर पर 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी 400 रुपए का हमारा डिस्काउंट हो गया। राइट गाइस, तो मैं सीधा भी कर सकता था, 200 इंटू 4 रुपए पर शेयर ट्रांसफर कर देता, 6 रुपए पेड, 2 का डिस्काउंट, तो 4 रुपए पर शेयर कहाँ चला जाएगा? वो मैंने फोरफिट किया और उसको मुझे ना तो डिस्काउंट देना पड़ा ना उसका कोई और यूज है, तो वो कैपिटल रिजर्व में भेज दो क्योंकि वो कैपिटल नेचर की इनकम है। तो 800 रुपीज इज द फाइनल आंसर। वेरी सिंपल, इसको बहुत ही ब्रीफ में सॉल्व किया जा सकता है। मैं प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुका हूं। अगर अमाउंट फोरफिटेड चाहिए तो फोरफिटेड शेयर पर पेड मनी बट पेड अगेंस्ट कैपिटल ओनली। अगर उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी पेड है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये अमाउंट फोरफिटेड हो जाएगा। अब हमें चाहिए कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करने को अवेलेबल है। तो फोरफिटेड शेयर में से जो रीइशू हुए उन रीइशूड शेयर पर पेड मनी, अगेन दैट इज अगेंस्ट कैपिटल ओनली। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर पेड है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर कुछ डिस्काउंट ऑन री इशू है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ऐसा बोला जाता है बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर री इशू, तब आपको क्या करना है, जो शेयर री इशू नहीं हुए, फोरफिटेड में से जो री इशू नहीं हुए उन पे पेड मनी, अगेन अगेंस्ट कैपिटल ओनली। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर उसमें कुछ पेड है तो उसको एक्सक्लूड कर दो, एज सिंपल एज दैट। अब आपको कोई फोरफीचर की एंट्री डालने की जरूरत नहीं है, री इशू की एंट्री डालने की जरूरत नहीं है, कोई मोनोटोनस वे में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। स्मार्टली सॉल्व करिए ताकि आंसर्स जल्दी आए। आंसर्स जल्दी आएंगे तो आप क्वेश्चन पेपर एफिशिएंटली और विद इन टाइम अटेम्प्ट कर पाओगे। आप अननेसेसरीली एक्स्ट्रा चीजें करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो वारंटेड नहीं है तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा तो डेफिनेटली फिर आपको पेपर लेंदी लगेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 8 हैज बीन पेड अप इज फोरफिटेड, इट कैन बी री इशूड एट मिनिमम प्राइस ऑफ। 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए इस शेयर पर पेड अप है और फोरफिट कर लिया, यानी 8 रुपए मैंने फोरफिट कर लिए। जितना भी अमाउंट फोरफिटेड होता है प्रीवियस होल्डर का
उतना मैं नए होल्डर को डिस्काउंट दे सकता हूं। तो नए होल्डर को मैं पूरे 8 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूं। तो इन्होंने पूछा है मिनिमम प्राइस किस पे री इशू कर सकते हैं, तो जनाब हम डी 2 रुपीज पर शेयर पर मिनिमम प्राइस है जिस पर हम री इशू कर सकते हैं। तो 3 का आंसर डी हो जाएगा, सेकंड का बी था ही और फर्स्ट का सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। A took over the assets of rupees 15 lakh and liabilities of rupees 5 lakh of P Limited for a purchase consideration of 13 lakh 68,500. 25,500 were paid by issuing a promissory note in favor of P Limited, payable after 2 months, and balance was paid by issue of equity shares of 100 each at a premium of 25%. तो issue price यहाँ पर हो जाएगी 100 प्लस 25% की प्रीमियम, दैट्स 25 रुपए। द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू पी लिमिटेड, वेरी सिंपल। देखिए 13,68,500 की परचेज कंसिडरेशन है। इस परचेज कंसिडरेशन में से 25,500 जो है वो प्रोमिसरी नोट के थ्रू हो गया। अब बचे हुए अमाउंट के लिए मुझे शेयर्स इशू करने, सो बचा हुआ अमाउंट है 13,43,000। दिस इज द परचेज कंसिडरेशन विच इज पेएबल इन इक्विटी शेयर्स, राइट। अब मेरा एक शेयर 100 रुपए का है और फेस वैल्यू जो है उसकी 100 रुपए, पर मैंने इशू किया उसे 25% की प्रीमियम पे। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन पेएबल इन शेयर्स। देखो टोटल परचेज कंसिडरेशन 13,68,500 की थी, पर शेयर्स में कितनी पेएबल है 13,43,000। वाई? क्योंकि 25,500 जो है वो मैंने ना प्रोमिसरी नोट के थ्रू पे कर दिया, राइट। तो परचेज कंसिडरेशन पेएबल इन शेयर्स दैट इज 13,43,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस कितनी है 125 की है, इससे नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा डिवाइड बाय 125, तो ये आता है 10,744 और यही हमसे मांगा था। तो द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू टू पी लिमिटेड इज बी 10,744 रुपीज। आई होप आप घर पर अपने जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे OMR शीट अपने साथ में लेके बैठे हैं और हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत एफिशिएंट वे है। मैं कोई भी छोटे छोटे सेक्शंस में वीडियो बनाकर अपना कंटेंट इंक्रीज करके क्वालिटी कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में साथ में पेपर सॉल्व करें। आप OMR लेके बैठो, आपको पता चलेगा कि आप कितना एफिशिएंटली सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। तो अपना टाइम भी साथ में कंप्यूट करें और वीडियो में जो एक्सटेंशन टाइम हो रहा है उसको डिस्काउंट करके चलना है ना। एक्सप्लेनेशन के लिए अगर समय लग रहा है आपको, उसको हटा के बहुत ही एग्जाम की एनवायरनमेंट जो है उसको ऑलमोस्ट मिमिक करके यहाँ तैयारी करनी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी दी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस होगा, इसके बाद एप्लीकेशंस रिसीव होंगी और उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होगा। पहले एप्लीकेशन आएगी फिर ही तो अलॉटमेंट होगा, और जब तक प्रोस्पेक्टस नहीं आएगा तो शेयर होल्डर को पता नहीं चलेगा कि शेयर्स में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो 3, 1 और 2 ये प्रॉपर सीक्वेंस है। 3, 1 एंड 2 दैट इज ऑप्शन सी। तो फिफ्थ का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ए बी सी एंड डी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:3:2 है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दे रखा है 25,000 का। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:2:1। द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड एट 30,000। 30,000 का क्लेम लग गया, रिजर्व मेरे पास सिर्फ 25 का है, तो बचे हुए 5,000 रुपये का इंतजाम रीवैल्यूएशन अकाउंट से करना पड़ेगा। पूरा रिजर्व क्लेम को प्रोवाइड करने के काम आएगा और साथ ही 5,000 जो कम पड़ेंगे वो रीवैल्यूएशन से लिया जाएगा। फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ क्लेम फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन शोन इन दी रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्लेम जो होगा वो 5,000 रुपये का आ जाएगा। 6th का आंसर ए हो जाएगा। फेयरली इजी क्वेश्चन, राइट गाइज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग राइट अक्वायर्ड बाय न्यूली एडमिटेड पार्टनर? तो नए एडमिटेड पार्टनर को जो राइट मिलते हैं उसमें कौन सा फॉल्स है? राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, बिल्कुल सही है, इसके लिए वो कैपिटल लेके आता है। राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा, इसके लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल पे करता है। राइट टू सेल द बिजनेस और फर्म, बिजनेस बेचने का आपके पास पावर नहीं है, आपको परमिशन चाहिए कि बाकी सबकी, तो 7th का सी हो जाएगा। आप बिजनेस नहीं बेच सकते हो, सिर्फ आपके अकेले की पार्टनरशिप थोड़ी है कि आप पार्टनरशिप बेच दोगे। सारे पार्टनर से बात करके यूनानिमस रेजोल्यूशन लेके ही आप बिजनेस पार्टनरशिप सेल कर सकते हैं। 8th पॉइंट है, गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स
नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। अगर आप एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपकी गुडविल होगी। आपकी गुडविल तब होगी जब आपके एवरेज प्रॉफिट जो हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हो, सुपर प्रॉफिट्स होंगे तब आपके पास गुडविल होगी। ये मैंने सुपर प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, चैनल पे अपलोडेड है, उसको आप देखिए, आपको सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो गुडविल तभी एग्जिस्ट करेगी जब बिजनेस के सुपर प्रॉफिट्स होंगे, तो 8th का सी हो जाएगा, ठीक है। अगर सुपर प्रॉफिट्स नहीं है तो कोई गुडविल नहीं है आपकी। Pradeep and Deepak are partners sharing profits in the ratio 3:2. They admit Anil as a new partner for 1/5 share in the profits of the firm which he gets equally from Pradeep and Deepak. Equally acquire किया। What will be the new profit sharing ratio of Pradeep, Deepak and Anil? New PSR कंप्यूट करने का क्वेश्चन है, कम से कम 2 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ न्यू PSR से आ सकते हैं आपके मेन पेपर में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो नया पार्टनर जो आया वो 1/5 शेयर के लिए आया और कह रखा है कि ये इसने इक्वली अक्वायर किया पी और डी से, तो पी और डी का हम सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। तो पी का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/5 का हाफ इन्होंने दिया, दैट इज़ 1/10, और डी का भी ऑफकोर्स यही रहेगा क्योंकि सेम उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया होगा, क्योंकि बचा हुआ हाफ उन्होंने दिया होगा। अब अगर मैं ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइस सपरेट कर दूँ तो न्यू रेशो मिल जाएगा। ओल्ड रेशो दे रखा है 3:2, तो पी की बात करता हूँ 3/5 माइनस 1/10 का इनका सेक्रीफाइस, 10 का एलसीएम हो जाएगा, 5 2 10, 3 2 6 माइनस 1 5/10, ठीक है। वैसे तो 5:3:2 क्लियरली दिख रहा है, बट स्टिल एक और क्यू का भी डी का सॉल्व कर लेता हूँ टू बी डबल श्योर। तो उनका है 2/5 ओल्ड रेशियो माइनस 1/10, एलसीएम 10, 5 2 10, 2 2 4 माइनस 1 3/10, 5:3:2 आंसर होगा इसका। तो 9th का ए हो जाएगा दोस्तों, वेरी सिंपल, ठीक है। दिस वॉज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ न्यू PSR, इसमें कुछ भी ट्रिक वगैरह नहीं थी। 10th क्वेश्चन करते हैं, चलिए। अनुपम एंड अभिषेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2. देयर कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 and 2 lakh respectively on 1st April 2020. If partnership deed provides for interest on capital at the rate 8% per annum and the firm incurred a loss of 10,000 during the year, what will be the amount paid to them as interest on capital? फर्म ने लॉस इंकर किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अप्रोप्रिएशन होता है, और अगर फर्म को लॉस है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है, और ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0 रहेगा। इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट होती है, अगर प्रॉफिट होता पर इतना नहीं होता कि मैं टोटल आईओसी दे सकूं, तो मैं आईओसी को कैपिटल रेशियो या फिर अप्रोप्रिएशन रेशियो में बांट देता, पर वैसा सिचुएशन भी नहीं है इधर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर नहीं है। देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, बिल्कुल है। पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or anyone acting for all. That's the definition of partnership mentioned in Partnership Act 1932. अग्रीमेंट होना जरूरी है, बिजनेस होना भी जरूरी है, ठीक है ना। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन फॉर प्रॉफिट, ये भी सही है, प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट करना भी जरूरी है। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, दिस इज नॉट करेक्ट। द बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय one partner or some partner and they act for the other partners, that means all the partners. So it is not necessary for the business to be carried on by all the partners. तो 11th का D हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। शेयर ऑफ गुडविल brought in by the new partner in cash is called premium for goodwill. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, गुडविल का एक पोर्शन जो नए पार्टनर को लाना होता है उसे प्रीमियम कहते हैं, तो 12th का ए हो जाएगा। 13 क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, इससे गुडविल निकालनी है हमको एवरेज बेसिस पर। 5 सालों के प्रॉफिट का मैं सम करूंगा, उसको डिवाइड करूंगा 5 से, तो मुझे मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिल जाएगी मुझे गुडविल। 5 सालों का एवरेज निकालना है तो 25,000 प्लस 10,000 प्लस 17,500 प्लस 17,500 प्लस 30,000। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स का सम आता है 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, इससे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड बाय 5 करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट आता है 20,000 का। गुडविल अगर कोई पूछे तो मैं कहूँगा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज
नंबर ऑफ़ ईयर परचेज इन्होंने मुझे दे रखा है, लास्ट 3 ईयर्स का परचेज करना है, तो 60,000 गुडविल हो जाएगी। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो 13 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू। तो अगर फोरफिट शेयर किए मैंने और उसके बाद री इशू कर दिए, री इशू करने के बाद भी मेरे को फायदा हो गया, मतलब री इशू मेरे को इतने डिस्काउंट पे नहीं करना पड़ा जितना मैंने अमाउंट फोरफिट किया था प्रीवियस होल्डर का। प्रीवियस होल्डर ने मेरे को एरियर किया, तो मैंने उनका जितना भी सम पेड था वो फोरफिट कर लिया, पकड़ के रख लिया। उन्होंने जितना भी अमाउंट पे किया था ना वो रिफंड नहीं किया, मेरे पास पड़ा है, कंपनी के पास पावर है उस अमाउंट को फोरफिट करने की। नया जब आप वापस री इशू करते हैं तो नए पर्सन को हो सकता है कि हमें डिस्काउंट देना पड़े, करेक्ट है, पर जरूरी नहीं कि सारा अमाउंट फोरफिटेड देना पड़े। तो बचा हुआ जो है वो मेरा फायदा हो गया, वो इनकम हो गई। कौन से नेचर की? कैपिटल नेचर की। तो उसे कहाँ भेजते हैं? कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं। तो 14 का आंसर सी हो जाएगा। अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। जो शेयर फॉरफीचर में अभी तक बैलेंस पड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ये शेयर अभी तक री इशू नहीं हुए हैं। अगर री इशू हो जाएंगे तो या तो ये डिस्काउंट देने के काम आ जाएगा, तो शेयर फॉरफीचर के नाम से डेबिट हो जाएगा, या इसके अंदर पड़ा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अगर दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं तो अभी भी ये शेयर फॉरफीचर के अंदर क्रेडिट बैलेंस लिए पड़ा है, तो फिर इसको बैलेंस शीट के अंदर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल में ऐड करके दिखाया जाता है। तो ऑप्शन है मेरे पास करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन नो, रिजर्व एंड सरप्लस नो, अनसिक्योर्ड लोन, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप का सम होता है, वो शेयर कैपिटल बनता है बैलेंस शीट के अंदर शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल के अंदर ऐड होता है, टेक्निकली शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, दोस्तों दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। इश्यू ऑफ शेयर के अंदर मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं, एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और शेयर फॉरफीचर अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को छोड़कर सभी पर्सनल अकाउंट ही होते हैं। एप्लीकेशन अकाउंट ले लीजिए, अलॉटमेंट ले लीजिए, कॉल्स इन एरियर्स ले लीजिए, कॉल्स का अकाउंट ले लीजिए, कॉल्स इन एडवांस ले लीजिए, दीज आर ऑल पर्सनल अकाउंट, राइट। तो वेरी सिंपल टू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं दोस्तों। राकेश ब्रॉट ₹3 लाख एंड सुरेश ब्रॉट ₹1 लाख फॉर पार्टनरशिप फर्म। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 50,000। फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ ईच। दोनों ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा, तो 25-25 हज़ार रुपये दोनों को मिल जाएंगे। 17 का आंसर ए हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। आदित्य इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉज ₹200 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 5% एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है, अमाउंट ऑफ ईच ड्रॉइंग इंटू नंबर ऑफ ड्रॉइंग इंटू रेट विच इज 5/100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। एवरेज पीरियड की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने करी है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2 इज एवरेज पीरियड। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग की बात करूंगा तो 12 हो जाएगा, है ना। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग करूंगा तो लास्ट मंथ के फर्स्ट दिन यानी एक महीना अभी भी बाकी, +1 डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2 दैट्स 6.5। तो 65/120 इसको सॉल्व करना है तो विल गेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो 200 इंटू 12 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 120 इंटू 65, तो आंसर 65 ही आ रहा है। सो 18th का आंसर हमारा बी हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, पार्ट ए के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। दिस इज कंपैरेटिवली एन ईजी लेवल ऑफ द पेपर्स दैट वी हैव डन इन द पास्ट। थोड़ा ईजी लेवल का पेपर है ये। सेक्शन बी की बात करते हैं। Question number 19. Sita and Geeta are partners sharing profit and losses in the ratio 4:1. Meeta was the manager who received a salary of 4,000 per month in addition to a commission of 5% on net profit after charging such commission. तो फॉर्मूला रेट अपॉन 100 प्लस रेट लग जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 6,78,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी के भी पहले। फाइंड आउट दी टोटल रेमुनरेशन ऑफ मीता। मीता को कितने पैसे मिलेंगे? तो देखिए 4,000 पर मंथ तो इनको क्या मिलता है, इनको सैलरी मिलती है, तो 4,000 इंटू 12 48,000 तो इनकी सैलरी हो गई।
अब इसके बाद इन्हें कमीशन मिलेगा, तो कमीशन के लिए क्या मिलेगा, 6,78,000 का प्रॉफिट है, इसमें से 48,000 तो इनको सैलरी देनी है, बिफोर चार्जिंग सैलरी है, तो 6,78,000 माइनस 48,000, अब प्रॉफिट बचा है 6,30,000 का, और इनको देना है नेट प्रॉफिट पे देना है इन एडिशन टू कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट पे देना है और वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा उसे मैं टेक्निकली नेट प्रॉफिट डिफाइन करूंगा, क्योंकि सैलरी तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इनकी सैलरी तो माइनस होनी चाहिए। जब तक सैलरी माइनस नहीं हुई, जब तक कोई पीएनएल अकाउंट का एलिमेंट माइनस नहीं हुआ, जब तक कोई चार्ज माइनस नहीं हुआ, तब तक मैं प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट कैसे बोल सकता हूँ। तो 678 नेट प्रॉफिट नहीं है, उसमें से सैलरी माइनस करी 630, ये भी नेट प्रॉफिट नहीं है। इन्होंने कहा है कि नेट प्रॉफिट पे देना है और वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देना है, तो इस पे नेट प्रॉफिट जो कमीशन माइनस करने के बाद आता है, यानी रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना है, तो इस पे फॉर्मूला लगा दूंगा 5/105, 6,30,000 डिवाइड बाय 105 इंटू 5, तो इनका जो कमीशन बनता है वो बनता है 30,000 का। 48,000 की सैलरी, 48,000 की सैलरी, 30,000 का कमीशन, तो 78,000 जो है ये इनका टोटल रेम्यूनरेशन हुआ। रेम्यूनरेशन मतलब जो मैनेजर है उनको किसी भी नाम से जो भी पैसा देता हूँ वो कंप्लीट मुआवजा अगर टोटल करोगे तो वो रेम्यूनरेशन कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा एंड दैट्स करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं दोस्तों। Nusrat, Sonu and Himesh are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. The partnership deed provides for charging interest on drawings at the rate 10% per annum. The drawings of Nusrat, Sonu and Himesh during the year ended 31st March amounted to 20,000, 15,000, 10,000 respectively. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing has not been taken into consideration. In the adjusting entry, IOD लेना भूल गए। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको करेक्ट करने के लिए मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेता हूँ एन का, तो इनकी ड्राइंग है 20,000 की, रेट चल रहा है 10% का, राइट। और कब और कैसे करी ये बता नहीं रखा। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल अज्यूम दैट एवरेज पीरियड इज 6 मंथ्स, तो इंटू 6/12 कर देंगे। तो 20,000 पे 10% करना है और उसका हाफ करना है बेसिकली, तो 1,000 इनका IOD हो गया, ये हो गया किसका, एन का। अब अगर मैं एस की बात करूं तो मुझे वहाँ पे 15,000 का 10% जो इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 1500 का आधा करना है, तो 750 इनका हो गया एस का। अब हिमेश की बात करता हूं तो हिमेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, इनकी है 10,000 पे 10% 1,000 का आधा 500 रुपये इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। ठीक बात है। तो अब मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए था, वो यहाँ निकल चुका है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ और अब मैं एक स्टेटमेंट बना देता हूँ जिससे नेट एडजस्टिंग एंट्री मेरे को पता चल जाए। हर पार्टनर को एक कॉलम दे दूंगा NSH और एक कॉलम में दे दूंगा फर्म को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसको सॉल्व करते वक्त मेरा फंडा रहेगा, क्रेडिट है तो मैं प्लस में लिख दूंगा और अगर डेबिट है तो मैं माइनस में लिख दूंगा। अगर पार्टनर को फर्म से कुछ मिलता है तो पार्टनर क्रेडिट होता है, फर्म डेबिट होती है। पार्टनर और फर्म हमेशा ऑपोजिट चलेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना था, नहीं लिया तो ले लो, सारे पार्टनर्स को सबट्रैक्ट यानी डेबिट कर दो। नुसरत का 1,000 ब्रैकेट में लिख दूंगा, 750 फॉर सोनू और 500 फॉर दी थर्ड पार्टनर दैट्स हिमेश। ठीक है। अब 1,000 प्लस 750 प्लस 500 2,250 रुपीज़ फर्म को मिल जाएंगे, सब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है। ये 2,250 फर्म को मिले तो ये वापस पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होने, फर्म को इनकम हो गई, फर्म को मुझे नील करना है। फर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर जो पार्टनर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 532 2250 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया 225 225 इंटू 5 1125 225 इंटू 3 दैट्स 675 एंड 225 इंटू 2 दैट्स 450। ये तीनों पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेट फिगर निकाल लेता हूँ तो 50 रुपये नेगेटिव आ रहा है H, 750 में से 675 को एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 75 नेगेटिव और यहाँ पे आ रहा है 125 का पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्रेडिट
डेबिट और ये भी डेबिट। तो नेट एडजस्टिंग एंट्री अगर कोई मुझसे पूछे तो वो बन रही है एच अकाउंट डी आर, एस अकाउंट डी आर टू एन अकाउंट। तो हिमेश विल बी डेबिटेड, सोनू विल बी डेबिटेड, हिमेश। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया है इनसे, वो ये हो गया है कि इन्होंने ऊपर रेट 10% पर एनम मेंशन करिए, ड्राइंग्स एनुअल दे रखी, तो बाय दैट वे 6/12 होना चाहिए फॉर्मूले में। तो आंसर ना इन्होंने 50% एक्स्ट्रा दे रखा है, जो ऑप्शन ए करेक्ट है वैसे, बट द फिगर्स आर नॉट मैचिंग। वाई? क्योंकि इन्होंने ना सोनू डेबिट होना चाहिए 75 से, इनका 150 से हो रहा है। हिमेश डेबिट होना चाहिए 50 से, इन्होंने 100 दे रखा है, और फिर नुसरत भी अमाउंट डबल हो गया है। वन थिंग दे मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक वॉज कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है 10%, ये शायद 10% ना हो, ये 20% हो, या फिर ये पर एनम इनको मेंशन नहीं करना चाहिए था, तो मैं फ्लैट 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देता, इंटू 6/12 नहीं करता, या फिर आंसर के अंदर इनको कम कर देना चाहिए था। तो आई एम मेकिंग अ करेक्शन इन द ऑप्शन। सोनू जो है वो 150 नहीं 75 आना चाहिए, हिमेश 50 आना चाहिए, और ये जो है ये 125 आना चाहिए। ये क्वेश्चन में एक एरर हो गई है। लेट्स नॉट ड्वेल मच इनटू इट, सीधी सी बात है, हमने सॉल्व कर लिया, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है रेखा एंड राहुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio 5:3. Rehan is admitted in the firm for 1/5 share of profit. He is to bring 20,000 as capital and 4,000 as share of goodwill. Which journal entry reflects the correct accounting treatment if the amount of goodwill is fully withdrawn? अगर गुडविल फुल्ली विड्रॉ कर ली है तो कौन सी जर्नल एंट्री बेस्ट रिफ्लेक्ट करती है? देखिए, ओल्ड रेशियो दे रखा है, नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, किसने कैसे सेक्रीफाइस किया ये कुछ नहीं बता रखा, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि 5:3 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा। ठीक है, 4,000 ये अपनी गुडविल की प्रीमियम लेकर आए थे। 4,000 की गुडविल की प्रीमियम है तो वो रेखा और राहुल में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 5 + 3 8, 4,000 डिवाइड बाई 8 दैट इज 500, 5 × 5 2500। पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है तो रेखा 2500 से डेबिट हो जाएगी, राहुल 1500 से, और 4000 से कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो 21 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वेरी ईजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन है। चलिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम। अ फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैज लेस गुडविल। अगर फर्म अच्छे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाती है तो कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू मिलती है, कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू मिलती है तो ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं तो गुडविल ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अ फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स एंड मोर प्रॉफिट्स मीन्स मोर गुडविल। तो रीजन इज करेक्ट है ना। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो 22 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। On 1st April 2013, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipment to government schools situated in remote and backward areas. They contributed capital of 80 and 50 respectively and agreed to share profits in the ratio 3:2. The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at 9% per annum. During the year, the firm earned a profit of 7,800. ठीक है, दोनों की कैपिटल देखिए 80,000 प्लस 50,000, टोटल कैपिटल होती है 1,30,000 की। 1,30,000 की कैपिटल पे अगर 9% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो तो प्रॉफिट चाहिए मेरे को 11,700 का, है नहीं इतना प्रॉफिट। तो यहाँ पर सिचुएशन हो गई इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स की, और सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट करना है जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इन दिस सिचुएशन व्हाट वी कैन डू इज, ये जो 7,800 का प्रॉफिट है इसको कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आंसर सही आ जाएगा। या फिर अप्रोप्रिएशन के रेशियो में करिए, अप्रोप्रिएशन का रेशियो और कैपिटल का रेशियो सेम ही होगा अगर सिर्फ आईओसी ही एक इकलौता अप्रोप्रिएशन है, क्योंकि जिस रेशियो में कैपिटल है उसी पे रेट अप्लाई करूंगा जो कि है 9% की, तो आईओसी आएगा। तो अगर कुछ फिगर किसी रेशियो में है तो उनका 9% भी उसी रेशियो में रहेगा, ठीक है ना। तो कैपिटल रेशियो हो जाएगा 8:5। 8:5 में मेरे को 7,800 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 8 + 5 इज 13, 7,800 डिवाइडेड बाय 13 इज 600, 600 इंटू 8 दैट इज 4,800, और द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर अप्रोप्रिएशन इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, अप्रोप्रिएशन के बाद कोई भी नहीं बचेगा, नील बचेगा। क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पर एनीवेज हमने कैलकुलेट किया, अच्छी बात है। हमें एक और फंडा सीखने को मिल जाएगा। 7,800
डिवाइडेड बाय 13 दैट इज 600, 600 इंटू 8, 4800 का IOC मिल जाएगा जय को, और 4800 माइनस 7800, 3000 का IOC मिल जाएगा विजय को। इतना ही फीजेबल है देना। अगर पूरा देता तो फिगर ज़्यादा होता, पर उतना प्रॉफिट नहीं है मेरे पास। तो 23 का आंसर जो है टेक्निकली वो डी है, बट कॉन्सेप्ट आपको इससे एक और एक्स्ट्रा सीखने को मिल गया, इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रखना, इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, computation of new PSR, forfeiture, reissue, transfer to capital reserve, balance left in capital reserve, security premium reserve के adjustments, ऑपरेटिंग साइकिल पे बेस्ड एक क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, कौन से रेशो का किससे रहता है, ये काफ़ी प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं दोस्तों। A and B are partners. The net divisible profit as per the profit and loss appropriation account is 250. Divisible profit है सारे appropriation देने के बाद। The total interest on partners drawing is 4000. A's salary is 4000 per quarter and B's salary is 40,000 per annum. हमें पूछा है फाइंड आउट दी नेट प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग। नेट प्रॉफिट मांगा है, तो हमको ना टेक्निकली क्या दे रखा है, डीपी दे रखा है और एनपी मांगा है। ध्यान रखिएगा, कई बार जल्दबाजी में आप ये सोचेंगे कि 250 का नेट प्रॉफिट और उसमें से ये सब माइनस कर देंगे, और डेफिनेटली देखना वो फिगर ऑप्शन में भी मिलेगा। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो अननोन है। हमको क्या क्या दे रखा है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4000 का दे रखा है, इसे यहाँ लिख देता हूँ। सैलरी दे रखी है पार्टनर ए की, वो है 4000 पर क्वार्टर, तो साल में 4 क्वार्टर तो 48,000 की हो जाएगी, है ना। 4000 इंटू 4 किया, एक्चुअली 4000 पर मंथ के 48 नहीं होगी, 4000 पर क्वार्टर है तो 16,000 की हो जाएगी। बी की सैलरी दे रखी है, बी की सैलरी दे रखी है 40,000 पर एनम, तो ये पूरा 40,000 यहाँ लिख दूंगा। अब मेरे को चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट, जो मुझे क्वेश्चन में बता रखा है। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 2,50,000 का, दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू मी इन द क्वेश्चन। तो जो नेट प्रॉफिट है वो बैलेंसिंग फिगर की तरह निकल जाएगा। 2,50,000 प्लस 40,000 प्लस 16,000, दैट्स 3,06,000, और 3,06,000 में से 4,000 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 3,02,000 का नेट प्रॉफिट आता है। ये ऑप्शन हो गया। अब दोस्तों अगर आप 2,50,000 को नेट प्रॉफिट मान लेते, जो गलत होता, तो 2,50,000 में आप क्या करते, 4,000 ऐड कर देते और उसमें से 16,000 और 40,000 सब्ट्रैक्ट करते, तो आपको मिलता आंसर 1,98,000। यहाँ पर तो नहीं दिया है, बट एग्जाम में डेफिनेटली ये एज एन ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर वो गलती ना करके आइएगा। सिंपल पॉइंट हियर इज दिस, ठीक है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, काजल, नीरव एंड आयशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1. They decided to admit Rajan, their landlord, as a partner in the firm. Rajan brought sufficient amount of capital and his share of goodwill premium. The accountant of the firm passed the entry of rent paid for the building to Rajan in profit and loss appropriation account. राजन ने अपनी बिल्डिंग फर्म को प्रोवाइड करी है, पार्टनर की हैसियत से दे या आउटसाइडर की हैसियत से दे, जो रेंट पेड होगा वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एलिमेंट नहीं है। वो रेंट कहाँ का एलिमेंट है, वो रेंट है पीएनएल अकाउंट का एलिमेंट। तो आपने इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा, वहीं से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत हो गया है ना। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, choose the correct option for the approach of accountant. Accountant of the firm is correct in doing so? No sir. No, accountant of firm is not correct in doing so. Accountant is correct but his approach could be more appropriate. ये तो सी ऑप्शन तो वैसे ही एम्बिगुअस है, none of the above नहीं होगा, तो 25th का बी आंसर हो जाएगा। Why? Rent paid to a partner is charge against profit, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, असर्शन क्या है, व्हेन फर्म्स एसेट्स आर नॉट एडिक्वेट टू मीट इट्स लाइबिलिटीज, प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज्ड टू मीट द फर्म्स लाइबिलिटी। एब्सोल्युटली करेक्ट, पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पार्टनरशिप फर्म है सेपरेट लीगल एंटिटी, बिल्कुल नहीं, ये कंपनी के पास होती है। पार्टनरशिप के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप
has unlimited liability. It is not a artificial legal person like a company is. तो कंपनी के अंदर अगर कंपनी के एसेट सफिशिएंट नहीं है तो शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट्स पे चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता, बट पार्टनरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. तो असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है. तो 26 का सी हो जाएगा. 27th क्वेश्चन की तरफ हम अब बढ़ते हैं. 27. The subscribed capital of the company rupees 80 lakh and nominal value of the share is rupees 100. There were no calls in arrears till the final call was made. The final call money was received made on 77,500 shares only. देखिएगा, टोटल सब्सक्राइब कैपिटल थी मेरी 80 लाख रुपए, रुपी का सिंबल है आगे, है ना, और 100 रुपए का एक शेयर है. तो मेरे शेयर्स कितने हो गए? 80 लाख डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 80,000 शेयर्स. अब इन्होंने कहा है कि फाइनल कॉल मनी तो सिर्फ 77,500 शेयर पे ही आई, 77,500 पे ही आई, मतलब 80,000 माइनस 77,500, 2,500 शेयर्स पर एरियर चल रहा है. और एरियर का अमाउंट दे रखा है, बैलेंस इन कॉल्स इन एरियर्स अमाउंटेड टू 62,500. 62,500 टोटल एरियर है और 2,500 शेयर्स पर एरियर हुआ है. 80,000 मेरे टोटल सब्सक्राइब शेयर थे. कॉल मैंने रिसीव करी सिर्फ, फाइनल कॉल मैंने रिसीव करी सिर्फ 77,500 शेयर्स पर, मतलब 2,500 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर पैसा नहीं आया कॉल का. और कितना पैसा नहीं आया? टोटल 2,500 नहीं आया. तो कॉल कितने की होगी? 62,500 डिवाइडेड बाय 2,500, है ना. 62,500 डिवाइड बाय 2,500 दैट इज 25. तो 25 रुपए का फाइनल कॉल होगा, जिस पर 2,500 शेयर्स ने पेमेंट नहीं किया 25 पर शेयर, इसीलिए मेरा 62,500 का कॉल्स इन एरियर्स आया. 27 का आंसर डी हो जाएगा. 28th क्वेश्चन करते हैं दोस्तों. 28th क्वेश्चन कहता है व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर एट प्रीमियम द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी रिसीव्ड बाय द कंपनी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी, अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी, अलॉन्ग विद कॉल, अलॉन्ग विद एनी ऑफ द अबव. कहीं पे भी आ सकता है, एप्लीकेशन पे भी आ सकता है, अलॉटमेंट पे भी आ सकता है, कॉल पे भी आ सकता है. बट कुछ बातों का ध्यान रखना है. जो मनी है जो शेयर पे रिसीव होनी है उससे रिलेटेड दो गाइडलाइंस हैं. फेस वैल्यू का 5% एप्लीकेशन पे आ जाना चाहिए, ये कंपनीज एक्ट में लिखा है. और इशू प्राइस का 25% एप्लीकेशन पे आ जाना चाहिए, ये सेबी गाइडलाइंस बोलती है. इसके अलावा कैसे भी आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 29. Madhu and Neha were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:5. Their fixed capital were 4 lakh and 6 lakh respectively. On 1st January 2016, Tina was admitted as a new partner for 1/4 share in profit. Tina acquired her share of profit from Neha. इकलौती Neha sacrificing है. Tina brought 4 lakh as her capital, which was to be kept fixed like capitals of Madhu and Neha. Calculate the goodwill of the firm on Tina's admission and choose the correct option. हमें goodwill calculate करनी है, ठीक है ना. तो हिडन गुडविल है, हमें नहीं बता रखा कि कितनी गुडविल एक्चुअली इनकी बनती है. तो टीना को एडमिट किया है नई पार्टनर और वो लाई है 4 लाख की कैपिटल. उनकी कैपिटल कितनी है? 4 लाख की. और उनको प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है 1/4. कहना है से दैट जो भी टोटल कैपिटल रही होगी उस पर अगर मैं उसका 1/4 करूँ तो टीना की कैपिटल आनी चाहिए, क्योंकि ये नई पार्टनर है. और अगर इनका प्रॉफिट में शेयर 1/4 है तो टोटल कैपिटल का 1/4 लाना चाहिए था इनको. इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन दिस इज अ फेयर अजम्पशन टू मेक कि जितने शेयर के पार्टनर हो आप उतना ही टोटल कैपिटल भी आप कंट्रीब्यूट करोगे. तो कैपिटल का 1/4 टीना की कैपिटल होती है. टोटल कैपिटल मुझे नहीं पता, पर टीना कितनी कैपिटल ला रही है ये मुझे पता है. उनसे 4 लाख की कैपिटल मंगाई गई है. तो टीना की कैपिटल इंटू 4/1 शुड बी टोटल कैपिटल, तो दैट इज 16 लाख. मतलब हमारे हिसाब से जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल फर्म की होनी चाहिए वो है 16 लाख रुपीज. वाई? क्योंकि 16 लाख का 1/4 करूं तो 4 लाख होता है और वो टीना की कैपिटल बनती है. ये मेरे हिसाब से होनी चाहिए. अब देखते हैं कि एक्चुअली आफ्टर टीनाज एडमिशन कैपिटल कितनी होती है. तो फिक्स कैपिटल थी मधु और नेहा की 4 लाख और 6 लाख. एडमिशन से पहले 10 लाख की कैपिटल थी, इसमें टीना के 4 लाख और जोड़ दो तो एक्चुअल कैपिटल आफ्टर एडमिशन 14 लाख रुपए हो रही है. कैसे निकाला? 6 लाख प्लस एक्चुअली 4 लाख प्लस 6 लाख प्लस टीना की कैपिटल भी तो ऐड हो जाएगी, वो है 4 लाख. एडमिशन के बाद जो है फर्म की कैपिटल 14 लाख होती है. पुराने पार्टनर्स की कैपिटल प्लस न्यूली एडमिटेड पार्टनर की भी कैपिटल में ऐड कर देता हूँ. आपने
टीना से पैसे तो ऐसे मंगाए कि जैसे फर्म की टोटल कैपिटल 16 लाख हो, क्योंकि उसका ही 1/4 4 लाख बनता है, पर हकीकत में तो आपकी कैपिटल सिर्फ 14 लाख की हो रही है। तो ये एक्स्ट्रा पैसे किस बात के मंगाए? ये एक्स्ट्रा पैसे गुडविल के होंगे, तो 2 लाख रुपए हिडन गुडविल है, ठीक है, दिस इज हिडन गुडविल। पर ये पूरी गुडविल टीना को नहीं लानी, उसको तो 1/4 ही लाना है। इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म मांगी है, तो फर्म की गुडविल तो 2 लाख है, और अगर टीना की प्रीमियम मांगी होती तो 2 लाख का मैं 1/4 कर देता, विच वुड हैव बीन 50,000, वो भी ऑप्शन में दे रखा है। तो बात का ध्यान रखना है कि मांगा क्या है। हम कुछ गलत आंसर निकालेंगे, वो ऑप्शन में मिल भी जाएगा। तो 29th का आंसर जो है वो हो जाएगा बी, दैट्स करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रेडर लिमिटेड had its capital of 50 lakh divided into 10 per share. On 1st October 2020, shares were issued at par. Amount was payable at 7.50 per share on application and remaining on allotment. In November 2020, allotment was made. Shareholder of 1000 share did not pay his allotment money of 2.50 per share. On 31st January, these shares were forfeited. The following entry will be passed. शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू शेयर फोर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट। ये डेट्स वेट्स इतनी दे रखी थी, मैटर करती नहीं थी, मुझे सिंपली करना था फोर फीचर की एंट्री देखनी है, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, एंड ऑन 31st जनवरी दीज शेयर्स वर फोरफिटेड। शेयर्स का फोरफिट किए 31st जनवरी को, ठीक है, और 1st अक्टूबर शेयर्स इशू किए थे पार पर। अमाउंट पेएबल 7.50 एप्लीकेशन पे मंगाया था, रिमेनिंग अलॉटमेंट पे मंगाया था। 10 रुपये का शेयर है, 7.5 रुपये एप्लीकेशन पे और बचा हुआ अलॉटमेंट पे, मतलब कॉल के लिए तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। 7 के बाद 8 और 9, आधा रुपये 10, तो पूरा पैसा मंगा लिया गया है। तो शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू, 10 रुपये पर शेयर मंगाए हैं। मैंने फोरफीड कितने शेयर किए हैं? मैंने 1000 शेयर्स फोरफीड किए हैं, तो 10,000 रुपीज़ शेयर कैपिटल में आ जाएगा। शेयर फोरफीचर अकाउंट में कितना आ जाएगा? शेयर फोरफीचर अकाउंट में जाएगा बैलेंसिंग फिगर जो इसने पे कर रखा है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। शेयर अलॉटमेंट पे जो अनपेड है वो अमाउंट आ जाएगा, तो 2.50 पर शेयर अनपेड है ऑन 1000 शेयर, तो 1000 इंटू 2.5 दैट्स 2500, 2500 जेड हो गया, तो 7500 जो है वो शेयर फोरफीचर हो जाएगा। अमाउंट पेड फोरफीट किया जाता है और इन्होंने पे किया है सिर्फ एप्लीकेशन, तो वो मैं फोरफीट कर लूँगा। तो 10,000, 7500 एंड 2500, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है मेरे हिसाब से करेक्ट है। 30 का ए इज करेक्ट, राइट फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। 31st क्वेश्चन, प्रोस्पेक्टस कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड द मैनर इन विच द कंपनी इज टू बी the money is to be collected from prospective investors. Yes, prospectus is an invitation document that informs complete details about the company. Reason, because prospectus is an invitation to the public that a new company has come into existence and it needs funds for doing business. Invitation document है, बिल्कुल सही बात है, और नई कंपनी के लिए, और वो इशू करती है फंड्स के लिए, तो असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है। वैसे फर्दर पब्लिक ऑफर में भी प्रोस्पेक्टस इशू करा जाता है, बट चलिए ठीक है, इतना डीपली इस स्टेटमेंट को कंसिडर नहीं करते हैं, तो असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है, ठीक है ना। और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो 31 का मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, एंड दैट्स करेक्ट। 32nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। प्रॉफिट, देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2500 ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ मोहित, कांति एंड जॉन, ठीक है। प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन पे। As a result of change in profit sharing ratio, Mohit sacrificed 3/10 share in favor of John. The partners decided to record the effect of revaluation without affecting the book values of assets and liabilities. ठीक है, रिवैल्यूएशन की वजह से मोहित सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 का, और जॉन जो है वो गेन कर रहा है। रिवैल्यूएशन पे फर्म को हुआ है प्रॉफिट, गेन है रिवैल्यूएशन का, और पार्टनर्स कह रहे हैं कि हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे और उसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना चाहते, विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज़। इन सच सिचुएशंस इफ देयर इज अ गेन, द एंट्री वुड बी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग,
एंड इफ द नेट इफेक्ट इज नेगेटिव दैट इज लॉस, यानी P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, तो फिर एंट्री डल जाती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, यहाँ पर गेन है तो एंट्री डल जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। मोहित ने सेक्रीफाइस किया है, जॉन ने गेन किया है, तो J2M डलनी चाहिए एंट्री। ठीक है ना, मोहित ने सेक्रीफाइस किया है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कितना अमाउंट आएगा, 2500 पे 3/10 लगा दो, 2500 इंटू 3/10, एज सिंपल एज दैट। तो 2500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 दैट्स 750। तो 750 से ये एंट्री डल जाएगी, है ना। 2500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, 750 से एंट्री डलनी चाहिए। ऑप्शन में 750 नहीं दे रखा है, मे बी ये प्रॉफिट 25,000 का हो, गलत लिख दिया होगा इन्होंने, है ना। प्रॉफिट दे रखा है 2500 का, गलती से आ गया होगा, 25,000 होना चाहिए। आंसर जो है J2M 750 से एंट्री डलेगी। J2M 2500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 दैट इज 750। गलती हो गई इनसे, शायद ये 25,000 होना चाहिए था। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, 32 का आंसर ए ही है। ये 25,000 होना चाहिए, है ना। तो आंसर 7500 आएगा, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच एट अ 5% प्रीमियम, 10 वर पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। द अमाउंट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ, व्हाट विल बी दी अलॉटमेंट अमाउंट। बहुत सिंपल है ये तो, 20 का शेयर है, 5% की प्रीमियम है, तो 20 पे 5% की प्रीमियम, ₹1 की प्रीमियम हो जाती है। 20 इंटू 5% दैट इज, तो इशू प्राइस जो हो गई वो 20 + 1 21 हो गई। 21 रुपीज़ टोटल आ जाना चाहिए। एप्लीकेशन पर 10 रुपये है, तो अलॉटमेंट जो है वो 11 रुपये का हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, व्हाट विल बी दी अलॉटमेंट अमाउंट, तो 11 रुपये पर शेयर देना है। 11 इंटू 50,000 शेयर, तो 5,50,000 रुपये अलॉटमेंट पे रिसीव होने चाहिए। ठीक है, तो 33 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं अब हम। अग्रवाल लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 2,50,000 पेबल 2,20,000 in fully paid equity share of 10 each and balanced by bank draft. The assets and liabilities consist of the following: plant and machinery 90,000 की, बिल्डिंग 90 की, सन्ड्री डेटर्स 30 के, स्टॉक 50 का है, कैश 20 का है, फिर क्रेडिटर्स है 20,000 के। द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी, जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुई है वो हुई है 2,50,000 की। अब मेरे को नेट एसेट्स कितने मिल रहे हैं इस बिजनेस के वो मैं पता कर लेता हूँ। तो सारे एसेट्स प्लस कर दूंगा, लाइबिलिटीज माइनस कर दूंगा। तो 90 1,80,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 का कैश माइनस 20,000 के क्रेडिटर्स, तो नेट एसेट्स 2,60,000 के। 2,60,000 की वर्थ के एसेट्स आपको 250 में ही मिल गए। परचेज कंसिडरेशन आपने तो 250 दी ना, तो परचेज कंसिडरेशन 250 की है और नेट एसेट्स 260 के, तो 10,000 रुपये सस्ता मिल गया बिजनेस, तो ये कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा। अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा होती तो एक्स्ट्रा अमाउंट गुडविल का है, और अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो कैपिटल नेचर की इनकम है, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगी। तो 34 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। मोहित एंड रोहन share profits and losses in the ratio 2:1. They admit Rahul as a partner with 1/4 share in profit with a guarantee that his share of profit will be at least 50,000. The net profit of the firm for the year ended 31st March 2015 was 1,60,000. Deficiency borne by Rohan is, रोहन की डेफिशिएंसी मांगी है, किसने कितनी गारंटी दी है वो नहीं बता रखा, तो मोहित और रोहन दोनों अपने PSR में ही गारंटी बेयर करेंगे। प्रॉफिट था 1,60,000 का। नया जो पार्टनर एडमिट हुआ है राहुल 1/4 शेयर के लिए, तो राहुल का जो शेयर बन रहा है ना, राहुल शेयर इज 40,000 पर इनको गारंटी है 50,000 की, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी निकल के आती है 10,000 की। कौन बेयर करेगा, एम और आर दोनों मिलके बेयर करेंगे। किस रेशियो में बेयर करेंगे ये नहीं बता रखा, तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, दैट इज 2:1। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 3, हमसे किसकी मांगी है, हमसे रोहन की मांगी है, रोहन इज द सेकंड वन। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, तो 3,333। 35 का ए आंसर हो जाएगा। आई नो आंसर डेसिमल में आ रहा है, पर कभी कभी आ सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कभी भी आंसर डेसिमल में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है WX लिमिटेड was registered with an authorized capital of 2 lakh, equity share of 10 each. The company offered 1,50,000 shares to the public for subscription. 1,45,000 shares were subscribed. Under subscription है. All calls were made and were duly received except the final call of 3 on 5,000 shares. What will be the amount of subscribed but not fully paid equity share? Subscribed but not fully paid share कौन से हैं? 5,000 शेयर है. 5,000 शेयर पर 3 रुपये नहीं आए. ठीक है, मंगाए कितने थे? 10. 3 नहीं आए, मतलब 7 रुपये आए होंगे. सो 5,000 शेयर पर 7 रुपये जो है वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल हो गई. बचे हुए जो 1,40,000 शेयर है, क्योंकि 1,45,000 का ही सब्सक्रिप्शन आया जिसमें से 5 पर पैसे नहीं आए, मतलब 1,40 पे पूरे पैसे आ गए होंगे, वो तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में चला गया होगा क्योंकि वो फुल्ली कॉल्ड है और फुल्ली पेड है. इफ अ शेयर इज फुल्ली कॉल्ड एंड फुली पेड तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में जाता है. उन पे पूरे 10 रुपये मंगा लिए, पूरे 10 के 10 आ गए, 1,40,000 तो हट गए इस इक्वेशन से ही. अब नॉट फुली पेड अप में क्या आएगा? नॉट फुली पेड अप में मैं ऐसे लिखूंगा 5,000 शेयर पे 10 रुपये मंगाए, पर इन 5,000 शेयर पे 3 रुपये का कॉल्स इन एरियर चल रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. तो टेक्निकली मैं क्या करूंगा? 5,000 इंटू 7 करने वाला हूँ. 5,000 इंटू 7 इज माई आंसर, दैट इज 35,000. वेरी सिंपल. ठीक है ना. और इसमें क्योंकि सिर्फ 5,000 शेयर है तो जो सबसे छोटा फिगर होगा वही आंसर होगा, बचे हुए फिगर बहुत ही बड़े. ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बी हो जाएगा. ओके, सेक्शन सी की तरफ चलते हैं दोस्तों. यहाँ पे केस बेस्ड MCQ आएंगे हमारे लिए, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 37 to 41, इसमें से हमें कोई 4 ही करने. मोस्टली इसमें 3 पार्टनरशिप और 2 इशू ऑफ शेयर पे क्वेश्चन आते हैं, केस रहता है. पहले देख लेते हैं मांगा क्या है, उसके बाद में केस को पढ़ूंगा. व्हाट इज़ द अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन? एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया ये बताना है मुझे. और दूसरा बताना है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेशन. शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है? बहुत सिंपल है. जितने मेरे इशूड शेयर होंगे, इशूड शेयर पर फेस वैल्यू एट एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा. इशू की है मैंने 5 लाख शेयर्स, मेरे को एप्लीकेशन रिसीव हुई 660 की, ओवर सब्सक्रिप्शन मेरे को मतलब नहीं है. 5 लाख शेयर जो हैं इस पे 3 रुपये पर शेयर ऑन एप्लीकेशन मनी जो है 5 इंटू 3 15 लाख रुपए ना मैं कैपिटल के अंदर क्रेडिट कर दूंगा इन दी सेकेंड एंट्री. कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से बनती है. 5 लाख शेयर मेरे इनवाइटेड थे. अंडर सब्सक्रिप्शन होता तो उन शेयर्स पे मल्टीप्लाई कर देता, पर अभी तो ओवर सब्सक्रिप्शन है. तो 5 लाख शेयर पे एप्लीकेशन पे फेस वैल्यू कितनी है? 3 रुपये. मल्टीप्लाई कर दो, ये शेयर कैपिटल में जाएगा. खत्म आंसर. ठीक है ना. तो 38 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा. अब 37 को सॉल्व करता हूं मैं. इन्होंने कहा कि कितना अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन ये बताना है. तो जितनी भी एप्लीकेशन आई उस पर एप्लीकेशन मनी पर शेयर. एप्लीकेशन रिसीव हुई है 660 की, 660 पे 3 रुपीज़ पर शेयर, 6,60,000 इंटू 3, सो दैट्स 19,80,000. 37 का आंसर बी हो जाएगा. 37 का आंसर बी है. बिल्कुल सही बात दोस्तों. तो मुझे अब कुछ प्रो राटा टेबल बना के किसी ने पैसे नहीं दिए क्या नहीं दिए इस पर वेट करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत थी नहीं. पहले मैंने रिक्वायर्ड क्या है क्वेश्चन में ये पढ़ा, जो केस था उसमें से सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन को ही पढ़ा, कैलकुलेट किए, दोनों आंसर सॉल्व है. मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब. ठीक है. अनु एंड भगवान मांग लेते, देख लेते पहले मांगा क्या है. व्हाट विल बी दी सेक्रीफाइसिंग इन गेनिंग रेशियो फॉर ईच. तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना है, न्यू माइनस ओल्ड करके निकाल लेंगे. व्हाट इज दी शेयर ऑफ राजा इन गुडविल. व्हाट इज दी शेयर ऑफ भगवान इन गुडविल. ठीक है. तो राजा ब्रॉट 1 लाख, सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ. राजा ब्रॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम. द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2,50,000. ये फर्म की गुडविल है. ठीक है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:2:1. तीसरा पार्टनर है वो नया एडमिटेड पार्टनर है. 2 + 2 4 + 1 5. 2,50,000 डिवाइड बाय 5, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो 50,000 रुपये की हो जाएगी. ठीक है. अब मेरे को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स पता चल जाए तो बहुत आसानी से मैं पता कर लूँगा कि गुडविल किस रेशो में जा रही है, और वो मुझसे ऊपर मेरा 39, 40, 41 तीनों का आंसर आ जाएगा. तो अब मैं ए का सेक्रीफाइसिंग पता कर रहा हूँ. शेयर ए का जो न्यू रेशो है वो है 2/5 और ओल्ड रेशो जो है वो है 3/4. मैं न्यू माइनस ओल्ड करता हूँ, आंसर नेगेटिव आता है तो सेक्रीफाइसिंग होता है, पॉजिटिव आता है तो गेनिंग होता है. ए की फॉर्मूला हर बार अप्लाई करता हूँ. 5 4 4 20 का एलसीएम हो जाएगा. 5 4 20, 4 2 8, -4 5 20, 5 3 15, 8 - 15 दैट्स 7/20. नेगेटिव आ रहा है.
ठीक है। तो 7/20 आ रहा है, 7/10 इन्होंने लिखा है, 7/10 और 3/10 लिखा है, 7/20 होना चाहिए था। चलो एक बार बी का भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। बी का 2 + 2 4 + 1 5, तो 2/5 है, और इनका ओल्ड रेशियो था 1/4। एलसीएम हो जाएगा 20 का, 5 4 ज़ा 20 है ना, 5 और 4 के बीच में एलसीएम 20 ही रहेगा। 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 -4 5, 3/20। तो 7:3 का सेक्रीफाइस आ रहा है। थोड़ा सा इन्होंने नीचे बेस 10 लग दिया है, कोई बात नहीं, 39 का आंसर तो ए ही होगा। फिर भी नीचे 10 लिख दिया, 20 लिखना चाहिए था, मिस्टेक हो गई है इनसे। और व्हाट इज़ दी शेयर ऑफ राजा इन गुडविल, तो जो गुडविल है वो 7:3 के रेशियो में जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 40 में शेयर ऑफ गुडविल मांगा है, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में चली जाएगी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर कोई हमसे पूछे तो 7:3 है। गुडविल की प्रीमियम 50 की है, 50 डिवाइडेड बाय 10, 5 × 7 35,000 हो जाता है। शेयर ऑफ राजा इन गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म 250 पे वैल्यू करी है, तो राजा का शेयर तो 7:3 का अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो शेयर ऑफ राजा इन गुडविल, राजा इज विच वन, ओ शेयर ऑफ राजा, नए पार्टनर का प्रीमियम का शेयर पूछा है, तो वो तो 50,000 है उनका प्रीमियम फॉर गुडविल। व्हाट इज द शेयर ऑफ भगवान, जो सेकंड पार्टनर है हमारे, सेकंड का उनका हो जाएगा 5 3 15,000 हो जाएगा उनका। व्हाट इज द शेयर ऑफ भगवान इन गुडविल, तो भगवान अनु और भगवान 7:3 का रेशियो है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 5,000, 5,000 इंटू 3, 15,000 का मिलना चाहिए। ऑप्शन में ही नहीं है 15,000, तो पॉज। रीस्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे मांगा है कि भगवान का शेयर इन गुडविल क्या क्या होगा। वो सेकंड नंबर के पार्टनर हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3 है।
50,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये इन्होंने खुद ने ही बताया है, तो 50,000 इंटू 3/10 जो है वो उनका शेयर ऑन गुडविल प्रीमियम होना चाहिए, दैट कम्स एज 15,000। यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखा है तो इसका आंसर 15,000 होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ऑप्शन में इनसे मिस्टेक हो गई है, तो 41 फिर एक सही चॉइस नहीं रहेगी। थोड़ा सारे पब्लिशर्स क्या हैं, दे आर इन अ हरी टू मेक सैम्पल पेपर्स, तो इन्होंने थोड़ा सा एफिशिएंटली पेपर प्रिपेयर नहीं किया है। किसी सैम्पल पेपर में कुछ आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गए थे, किसी में गलतियां हो गई थी कुछ, तो ये कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। पब्लिशर हैं, देखिए जल्दबाजी में रहते हैं, मार्केट के अंदर बहुत कंपटीशन है, तो कुछ एरर्स हो गई हैं, ठीक है। इसका आपको भी अपने व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एट योर ओन लेवल, डू कीप दिस इन माइंड। अब हम आ जाते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड के अंदर जो हैं यहाँ पर हमें मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी रेशियो एनालिसिस, और उससे अलावा जो थ्योरी चैप्टर हैं 2, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही मिलेंगे। तो चलिए अब हम पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। पार्ट सेकंड के अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 42। Ratio analysis is this indispensable part of interpretation of results revealed by the financial statement। indispensable मतलब इसका कोई दूसरा substitute नहीं है, इसको हटाया नहीं जा सकता। तो yes, ratio analysis बहुत ही crucial part है financial statements के analysis का। So this assertion is absolutely true। रीजन देख लेते हैं। रेशियो एनालिसिस प्रोवाइड्स यूजर्स विद क्रूशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड पॉइंट्स आउट द एरियाज विच रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन, सॉल्वेंसी के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। रेशियो एनालिसिस से यही सारी चीज़ें पता चलती हैं हमें। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो मेरे हिसाब से 42 का ए होना चाहिए। 42 का ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का कौन सा एडवांटेजेस है? हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एफिकेसी ऑफ डिसीजंस, आपने जो फैसले लिए वो सही थे या नहीं, ये पता करने में हेल्प करेगा आपकी। इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, बिल्कुल सही है, प्राइस लेवल चेंजेस को ये इग्नोर करता है। प्राइस लेवल चेंजेस का इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, क्योंकि प्राइस लेवल चेंजेस का इनकॉर्पोरेशन अकाउंटिंग में ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो फिर रेशियो एनालिसिस में भी ऑफकोर्स नहीं होगा। अपने फैसलों की एफिकेसी देखिए, मान लीजिए कि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया कहीं पे, है ना, या फिर हमने डेटर को पेमेंट किया, या डेटर से पेमेंट रिसीव किया, या डेटर को क्रेडिट अलाउ किया, इसकी वजह से मेरी सॉल्वेंसी पे कितना असर आया, मैं अपने रिसोर्सेज का कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहा हूँ, मेरी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, ये सारे, मैंने डेट लिया तो उसकी वजह से मेरी सॉल्वेंसी पे क्या असर आया, ये सारा रेशियो एनालिसिस करके चेक किया जा सकता है। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो डिसीजन की एफिकेसी चेक करने में हेल्प करता है, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है, ये एडवांटेज नहीं है ना, ये डिसएडवांटेज है। प्राइस लेवल चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करे तो अच्छी बात है, पर नहीं कर पाता तो ये डिसएडवांटेज हो जाएगी, तो ये नहीं हुआ हमारा। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अलग अलग लोग अगर अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिस अप्लाई करेंगे तो उससे फिर उनकी इंफॉर्मेशन अगर रेशियो एनालिसिस किया तो कंपेरेबल डेटा नहीं मिलेगा, तो ये भी एडवांटेज नहीं, ये भी डिसएडवांटेजेस है। इग्नोर क्वालिटेटिव एंड नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, यस, क्योंकि क्वालिटेटिव और नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की अकाउंटिंग ही नहीं होती, क्योंकि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल पे हम चलते हैं, तो ये भी आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो 2, 3 and 4 सिर्फ जो फर्स्ट पॉइंट है वो एडवांटेज है, तो ओनली वन ए ऑप्शन हो जाएगा 43 का ए। 44th क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें से कौन सा सॉल्वेंसी रेशियो नहीं है? डेट इक्विटी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होता है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो भी होता है, डेट इक्विटी भी होता है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड भी। देखिए डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड हमने एक्चुअली रेशियो पढ़ा नहीं है, बट डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स, और कैपिटल स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स सॉल्वेंसी चेक करने के काम आते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ये एफिशिएंसी एक्टिविटी रेशियो है, टर्नओवर बेस्ड रेशियो है, तो ये नहीं है ना, दिस इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो। तो 44 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक बात है ना, 44 का आंसर डी हो जाएगा।
45th क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस, बिल्कुल सही बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताती है, कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं वो एसेट्स में रहेगा और ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी में पता चलेगा, सो दिस इज ट्रू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, येस ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, अर्निंग कैपेसिटी के बारे में। फोर्थ पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जज इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने कितना इफेक्टिवली काम किया ये भी पता चल जाएगा। मैनेजमेंट के फैसले थे उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी आई, तो मैनेजमेंट के डिसीजन भी इफेक्टिव हैं या नहीं है ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से टू एन एक्सटेंट जज किया जा सकता है। तो 45th का फोर्थ पॉइंट भी सही हो गया। तो कौन सा ट्रू पूछा था, तो सभी के सभी ट्रू है, तो 45th का आंसर हो जाएगा डी एंड दैट्स करेक्ट। 46th क्वेश्चन करते हैं, चलिए दोस्तों। फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल एंड सिग्निफिकेंट टू डिफरेंट यूजर्स, हु अमंग द फॉलोइंग आर दोज यूजर्स? फाइनेंस मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट, ट्रेड पेएबल्स एंड लेंडर्स, सभी के सभी को यूज़ है फाइनेंशियल एनालिसिस का, रेशियो एनालिसिस का, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है, तो 46 का भी इधर डी हो जाएगा। 47th क्वेश्चन करते हैं, मैच द फॉलोइंग करते हैं। अक्रूड इनकम, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम है ये, तो ये अदर करंट एसेट में आती है, फर्स्ट का ए हो जाएगा। लूज टूल्स इन्वेंट्रीज में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यूजुअली एम्प्लॉय बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं, तो थर्ड का डी हो जाएगा। अनपेड डिविडेंड जो है, अनपेड डिविडेंड इज अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज दे रखा है, सी हो जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स इज शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो ये ई हो जाएगा। तो ए बी डी सी ई, ए बी डी सी ई, तो ए ऑप्शन यहाँ पे 47 का ए हो जाएगा, 47 का ए इज करेक्ट, राइट। 48th क्वेश्चन करते हैं। टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर, लिक्विडिटी मेजर करने के लिए कौन से टू बेसिक्स हैं, तो करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, दीज आर द टू लिक्विडिटी रेशियोज, तो 48th का आंसर बी हो जाएगा। 49 की तरफ चलते हैं। द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी वर 35 लाख, इट्स करंट एसेट्स वर 4,30,000 एंड करंट लाइबिलिटीज वर 3,30,000। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी, बड़ी अजीब सी चीज़ पूछ ली है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट इतना मुश्किल है नहीं ये। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, डिलेमा आए, आपको क्या करना चाहिए, एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए। फिक्स्ड एसेट कंपनी के दे रखे हैं 35 लाख रुपीज़ के, करंट एसेट्स हो जाएंगे 4.3 लाख रुपीज़ के, क्वेश्चन में ही दे रखा है, और करंट लाइबिलिटीज़ हैं 3.3 लाख की। बैलेंस शीट की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल होती हैं, वाई, डबल एंट्री सिस्टम, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बैलेंसिंग फिगर की तरह निकल जाएगा। तो 35 प्लस 4.3, तो बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 39.3 लाख, 39.3 माइनस 3.3, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ रही है 36 लाख एज बैलेंसिंग फिगर, तो 36 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी, 49 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ अ फर्म इज 6 लाख, इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स, इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, कुछ नहीं दे रखा तो ये ग्रॉस प्रॉफिट एज सेल्स दे रखा होगा। द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज, बड़ा ही सिंपल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है, तो कॉस्ट पे 25% का जीपी लगाऊंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट सपरेट करूंगा तो मेरे को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मेरे को कुछ काम है नहीं, तो 6 लाख का 25% किया, 6 लाख का आधा किया 3 लाख, 3 लाख का आधा किया 1.5 लाख, 6 लाख में से 1.5 लाख अगर मैं सपरेट करूंगा तो 4.5 लाख का मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यूं ही दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो 50 का आंसर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 कर लेते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है ये बताना है। द यूज ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल, सिंपल एंड रियलिस्टिक, ये बात तो सही है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, बेसिकली कन्वेंशंस वो चीज़ें हैं विच आर बीन अंडरटेकन एज फॉर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फ्रॉम पास्ट एंड दीज आर पार्ट ऑफ यूजेज ऑफ एवरीवन। जैसे सिंपल लेमन के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो स्विच नीचे है तो ऑन है,
अगर आप रोड पे ड्राइव कर रहे हो तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी ड्राइव करेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड यू शुड बी लेफ्ट इंक्लाइंड, क्योंकि यह एक कन्वेंशन है, ठीक है ना। अगर आप किसी और कंट्री में जाएंगे तो ये कन्वेंशंस बदले जा सकते हैं। तो अकाउंटिंग में भी कई चीज़ें कन्वेंशनली फॉलो की जाती हैं, और अगर उनको आप फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो कंपेरेबल रहेंगी, सिंपल रहेंगी और रियलिस्टिक रहेंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करंट फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंसर्न, ये गलत है, करंट नहीं बताती, हिस्टोरिकल बताती है, पास्ट के बारे में बताती है, आज की इंफॉर्मेशन नहीं देती। जिस पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं उस पीरियड की सिचुएशन है, ठीक है ना, तो हिस्टोरिकल डेटा रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बी इज फॉल्स। फिर भी सी पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक assumptions, yes, fundamental accounting assumption, going concern, consistency, accrual, and then there are many other assumptions that we take while preparation of financial statement. D point है, under more than one circumstance, facts and figures presented through financial statement are based on personal opinion, bias नहीं बोला है, personal opinion बोला है, estimates and judgments। तो बिल्कुल सही बात है ये। There are personal opinion of the management का personal judgment है कि स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV मेथड में से कौन सा सूटेबल रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर अगर आप जो भी मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन ले रहे हो, अब उसके अंदर आपको लाइफ का एस्टिमेट लगाना है, सैल्वेज वैल्यू का एस्टिमेट लगाना है, तो एस्टिमेट्स पे बेस्ड है, पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड है एंड जजमेंट पे बेस्ड होती हैं, तो ये भी सही है। तो 51 का आंसर बी हो जाएगा, दैट वी हैव ऑलरेडी असर्टेन। क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इम्प्रूव करंट रेशियो। डिक्लेयर्ड डिविडेंड को अगर मैंने पे किया, डिक्लेयर्ड डिविडेंड है तो मेरी करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी और करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगे। करंट लाइबिलिटी कम हो रही है तो इम्प्रूव हो जाएगा, ये सही बात है। आइडियल करंट रेशियो 2:1 होता है, ये भी सही है, पर इन दोनों का आपस में कुछ लेना देना मुझे तो नहीं लग रहा है। तो 52 का आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, और 52 का बी ही दे रखा है, ठीक बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। चलिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर्स ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट। देखो, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के लिए वैसे तो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज होते हैं, बट वो रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की बात करता है। ऑफकोर्स मैनेजमेंट का तो जजमेंट होगा ही उससे, बट प्रॉफिटेबिलिटी से भी होगा। प्रॉफिटेबिलिटी से मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, देखो अच्छा प्रॉफिट कमाया मतलब अच्छा मैनेजमेंट, बॉटम लाइन यही है, और अगर बुरा प्रॉफिट कमाया तो बुरा मैनेजमेंट। तो in a context true, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर बेस्ड ईदर ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है। आपने जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़े हैं उनमें या तो बेस में नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है या कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट आ जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। बट यहाँ पे असर्शन और रीजन का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो 53 का बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ए में असर्शन में थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है कि सर इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट का इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो तो टर्नओवर वाले होते हैं, है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर ये सब, बट मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से भी बिल्कुल जज हो सकती है। आप इसको इन टर्म्स में देखो कि मैनेजमेंट अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अच्छे हैं तो आप मैनेजमेंट को डांट सकते हो क्या? मैनेजमेंट ने आपको प्रॉफिटेबिलिटी कमा के दी है तो जैसे भी करी वो बेस्ट है, असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का और इफेक्टिवनेस का, है ना। क्वेश्चन नंबर 54 कर लेते हैं। क्विक रेशियो ऑफ द कंपनी इज 0.8:1। अज्यूम कर लेता हूँ फिगर, लिक्विड एसेट्स 80,000 के और करंट लाइबिलिटीज़ मान लेते हैं हम 1 लाख रुपीज़ की, तो ये 0.8:1 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द रेशियो? परचेज ऑफ लूज टूल्स परचेज किए तो कैश कम हो जाएगा, लिक्विड एसेट्स यानी कम हो जाएंगे, और इन्वेंट्री में जो भी इन्वेंट्री में वैसे भी लूज टूल्स इंक्लूड होते नहीं है तो करंट लाइबिलिटी पे कुछ असर होना नहीं है, तो कैश कम हो जाएगा, तो ये रेशियो फिर डिक्रीज़ होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें डिक्रीज़ हो रहा है, मुझे इंक्रीज ढूंढना है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी मैंने तो मेरा कैश कम हो जाएगा, ठीक है ना, लिक्विड एसेट्स कम हो जाएंगे, और अगर पहले से पेड थी और उसका एडजस्टमेंट किया तो एंट्री डलेगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। उस सिचुएशन में एक प्रीपेड नाम का एसेट बढ़ेगा पर वो लिक्विड एसेट में काउंट ही नहीं होता है, करंट लाइबिलिटीज़ पे कोई असर आएगा नहीं, तो इस पे भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट होना चाहिए था, एक ओ भूल गए, ये मिसप्रिंट हो गया है। गुड्स अगर क्रेडिट पर बेचे तो डेटर्स बढ़ जाएंगे तो लिक्विड एसेट्स बढ़ जाएंगे। इन्वेंट्री कम हो रही है पर इन्वेंट्री मेरे लिक्विड एसेट्स में आती नहीं है, तो इस सिचुएशन में ये इंक्रीज़ हो रहा है ना।
मान लीजिए अगर क्रेडिट पे बेचे 1 लाख रुपए के 20,000 रुपए के, तो अभी लिक्विड एसेट्स में मेरे 20,000 के डेटर्स प्लस हो जाएंगे, तो 1 लाख अपन 1 लाख 1:1 हो जाएगा, 0.8 की जगह, तो इंप्रूव हो रहा है। ऑनर्ड बिल्स पेबल 5,000 ऑन मेचोरिटी, तो 20,000 के बिल्स पेबल मान लेते हैं हम, तो मेरे जो लिक्विड एसेट्स हैं वो 80 से 60,000 के हो जाएंगे, और नीचे करंट लाइबिलिटीज़ भी 80,000 की हो जाएगी क्योंकि मैंने बिल को ऑनर किया। 6 डिवाइडेड बाई 8 दैट्स 0.75, तो यहाँ पर इम्प्रूव नहीं हुआ, 0.8 से 0.75 हो गया, तो दिस इज़ नॉट एन इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, राइट। तो ऑनर्ड बिल्स पेबल ऑन मैच्योरिटी इज़ नॉट इम्प्रूविंग, तो ओनली 3 में हो रहा है, ओनली 3 इज़ करेक्ट, तो 54 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर लिक्विड रेशियो ना 2:1 होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये आ जाता 2 लाख अपॉन 1 लाख, और उस सिचुएशन में अगर मैंने बिल्स पेबल ऑनर किए होते से 20,000 रुपीज़ के, यहाँ 5,000 बोला है पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं कुछ और फिगर भी लेता हूँ, तो 50,000 के पे किए फॉर एग्जाम्पल, तो ऊपर आ जाएगा 1,50,000 और नीचे आ जाएगा 50, तो ये 3:1 हो गया, इम्प्रूव हो गया। और अगर 1:1 होता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ऊपर 1 लाख आता, नीचे भी 1 लाख आता, बिल्स पेबल ऑनर के मान लो 50 के, तो ये 50,000 अपॉन 50,000 हो जाता, तो नो चेंज आ जाता। तो आपको ये देख लेना है कि रेशियो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो क्या चेंज हो रहा है रेशियो में, ये मैटर करता है कि ओरिजिनल रेशियो क्या है। तो बेस्ट तरीका इसको सॉल्व करने का कि मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, वो बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एम लिमिटेड, वर्किंग कैपिटल 180 की है, टोटल डेट 390 का है, लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख का है, तो करंट लाइबिलिटीज़ 90,000 की हो जाएंगी, टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट, करंट लाइबिलिटी होती है 90 की हो गई, वर्किंग कैपिटल 180 की है, हमसे करंट रेशियो मांगा है, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 की है, करंट एसेट हमें नहीं पता, करंट लाइबिलिटी 90,000 की है, तो करंट एसेट्स हो जाएंगे 180 प्लस 90 2,70,000 के। नाउ करंट रेशियो वुड बी इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट्स अभी निकाले मैंने 270 के, और करंट लाइबिलिटीज़ क्वेश्चन में हमने कंप्यूट करी थी वो भी 90,000 की, 2,70,000 डिवाइड बाई 90,000 दैट्स 3:1, तो 55 का आंसर सी हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा एक और मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आपको मज़ा आया होगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है, कंफ्यूजन है, फील फ्री टू ड्रॉप अ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी भी है, आप वहाँ जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करिएगा ज़रूर से, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे रखे हैं, चैनल को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करिएगा। सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो अगर नहीं दबाया है, वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है ऑन द यूट्यूब एंड दिस इज़ हाउ द चैनल वुड बी सपोर्टेड। बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन आएगा आगे आने वाले वीडियोस का भी, ताकि हम साथ में और खूब सारे सैम्पल पेपर्स करें, आपकी अच्छे से तैयारी हो, मेरी यही पूरी कोशिश रहेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका दिन बहुत ही बढ़िया निकले, और वीडियोस देखो, सिर्फ समझो मत, टॉपिक्स को एस करो। बाय दोस्तों।